अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, आज आप कह रहे थे कि कुछ बोर महसूस कर रहे हैं। हाँ, कोई इश्यूज़ ही कोई नहीं ख़ास। क्यों इश्यूज़ नहीं है? आज हमारे वज़ीर आज़म ने जनरल असेंबली सेशन से खिताब किया और कोई ऐसा मौजू नहीं है जिसको उन्होंने टच ना किया, और हर सारी बात सही की है, तो और हम क्या करें। इतना फ्लो में उन्होंने बोला है और बहुत कॉन्फिडेंटली। उससे पहले जो उनकी वॉक थी जिसकी फुटेज रिलीज़ की गई है, उसमें उनके साथ इसहाक साहब भी हैं, तारड़ साहब भी हैं और ओन चौधरी साहब भी हमें फ्रेम में दिखाई दिए। और रिपोर्टेडली ये कहा जा रहा है कि नेतन्याहू जब स्पीच कर रहे थे और कुछ डेलीगेशंस वहाँ से उठ के चले गए प्रोटेस्ट के तौर पर, वज़ीर आज़म हमारे मिलकर आ रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप से। जब उन्हें पता चला कि नेतन्याहू की स्पीच चल रही है तो वो बाहर ही मौजूद रहे, एंटर नहीं हुए। जब उनकी स्पीच ख़त्म हुई और फिर पाकिस्तान की बारी आई तो फिर वो एंटर हुए उनकी स्पीच ख़त्म होने के बाद। उसमें उन्होंने बात की इंडिया के 7 तैयारे गिराने की। उन्होंने काउंट बता दिया जो प्रेसिडेंट ट्रंप बगैर नाम लिए बताते थे। इसके अलावा उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को अप्रिशिएट किया कि सीज़ फायर उन्होंने करवाया था, फिर नोबेल प्राइज़ उन्हें मिलना चाहिए क्योंकि वो अमन के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। फिर उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का किरदार अप्रिशिएट किया, एयर चीफ का नाम भी लिया, गज़ा की बात की। उन्होंने कहा कि ये बैनुल-अक़वामी नाकामी है और कश्मीरियों का तज़किरा करना भी नहीं भूले। उन्होंने पुरान अफ़गानिस्तान की बात की कि पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है। कलदम TTP, मजीद ग्रुप और BLA और फितनतुल हिंदुस्तान, इसकी भी बात कर दी। गज़ा जंगबंदी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसका क्रेडिट अगर ये हो गई तो अमेरिकी सदर को जाएगा। क्लाइमेट चेंज की बात की, हिंदुत्व नज़रिए की बात की और चाइना के साथ CPEC के ऊपर पेशरफ्त के भी उन्होंने तस्करा किया। सारा कुछ उन्होंने, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो हाँ, क्या कंटेन। लेकिन क्या नहीं। रेट करेंगे आप उनकी स्पीच को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर? अच्छा यार, सब बातें की, सब सही पोजीशंस ली हर चीज़ के ऊपर, तो और बड़ी फोर्सफुली बोले। मेरा ख्याल है ही एंजॉयड हिज स्पीच। और उसमें छोटे छोटे ऐसे वक्त भी आए कि एक्सटेम्पोर भी हो गए थोड़े बहुत, और वो जो अपने फिंगर घुमाते हैं और हाथ घुमाते हैं वो भी चल रहा था। तो विद क्वाइट अ पैशन उन्होंने बात की। हाँ। और तालियां भी बजी, मैंने नोटिस किया वहाँ नारे लगे। नारे तो मेरा ख्याल है वो गैलरी शैलरी में बैठे होंगे ना हमारे पाकिस्तानी। उन्होंने, और मैंने देखा तारा उनको कह रहे थे बस करो ना करो क्योंकि वो ज़ाहिर है सारे फोकस ही उधर जा रहा था उनकी तरफ। किसी और ने इस नौयत की नारेबाजी नहीं की। अगर नरेंद्र मोदी आज होते स्पीच के लिए मौजूद होते शायद वो जवाब भी देते। हाँ, बहरहाल सो या गुड स्पीच एंड टच्ड ऑन ऑल पॉइंट्स। एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा, बाकी सारे तो नॉर्मल पॉइंट्स थे। अच्छा हुआ सबकी बात की उन्होंने। एक तो डोनाल्ड ट्रंप की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, और वो समझ भी आती है कि तारीफ़ काम करती है। मुलाकात का असर था। अच्छा, दूसरी चीज़ जो उन्होंने बात की वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने BLA, मजीद ब्रिगेड और TTP का जिक्र किया। फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उसकी वजह क्या है? सिर्फ इतना काफ़ी नहीं था कि जी हम टेररिज्म के विक्टिम्स हैं। हाँ। वो जो उन्होंने कहा इतने लोग हमारे 90,000 लोग मारे गए वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ सही बात थी। इनका जो नाम लिया ना, इसके पीछे मकसद था एक। वो मकसद ये था कि अभी हाल ही में अमेरिका ने इनको टेररिस्ट ग्रुप्स डिक्लेयर कर दिए, मगर यूनाइटेड नेशंस में अभी तक इनको टेररिस्ट ग्रुप्स डिक्लेयर नहीं किया गया। पाकिस्तान की कोशिश है कि इनको टेररिस्ट ग्रुप्स डिक्लेयर किया जाए, मगर उसको रोक रहा है इंडिया, लॉबिंग कर रहा है कि नहीं इनको मत डिक्लेयर करें। तो मैं समझता हूँ दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी उन्होंने इस्तेमाल किया और नाम लिया ताकि लोगों को याद रहे इफ़ एंड व्हेन दिस इशू कम्स अप। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। बाकी नॉर्मल इनिशिएटिव्स थे मगर अच्छे तरीके से पेश किए। सो फुल मार्क्स टू शहबाज शरीफ। अच्छा सेठी साहब, ये तो स्पीच को आपने फुल मार्क्स दिए, उन्होंने सारे उस एजेंडा पॉइंट्स उन्होंने कवर कर लिए। लेकिन उससे पहले जो मीटिंग हुई जिसका इंडियन मीडिया में बहुत चर्चा है, और फिर वहाँ जो नकाद हैं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के, वो बाकायदा फुटेज चला के उनको बता रहे हैं कि आपकी सफारतकारी यूँ फेल हुई, कैसे फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वहाँ वेलकम किया गया, मार्को रूबियो के साथ कहे लग रहे हैं जब वो इंतज़ार कर रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप का। आप वो तस्वीर, वीडियोस और वो सारे मनाजिर को कैसे डिकोड करेंगे? डिकोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो तय हो चुका था कि मुलाकात होगी। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो फील्ड मार्शल को साथ साथ हर चीज़ के साथ रखते हैं अपने साथ। और तो जब रिक्वेस्ट की होगी तो इनकी तरफ से रिक्वेस्ट गई है कि वीड लाइक टू मीट यू, तो उन्होंने ओके कर दी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज तक जब भी किसी प्राइम मिनिस्टर या हेड ऑफ स्टेट से मिलता है तो अकेला मिलता है उनसे इन द ओवल ऑफिस, उनके साथ और कोई नहीं होता। इस सिचुएशन में शहबाज शरीफ साहब और आसिम मुनीर साहब दोनों को दावत थी कि दे विल बोथ सिट देयर। एक तो ये नई चीज़ हुई है।
इससे ये पता चलता है कि द अमेरिकन्स आर गिविंग अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू दिस कॉम्बो। वो समझते हैं कि ये जब दोनों एक जगह पे बैठ के जो बात करते हैं वो पक्की बात है। अच्छा, ऐसे नहीं है कि आर्मी चीफ एक बात करता है अलग और गवर्नमेंट कुछ और बात करती है, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है ना वो यही है कि पॉलिटिशियंस एक बात करते हैं और कभी कभी आर्मी चीफ दूसरी बात करते हैं। इसीलिए हमेशा अमेरिकन्स जो हैं वो डायरेक्ट आर्मी चीफ से बात करते हैं, फिर गवर्नमेंट से बात करते हैं। और हमेशा यही होता है कि जो आर्मी चीफ कहता है उसको यकीन करते हैं और गवर्नमेंट को ज़्यादा यकीन नहीं करते। अच्छा। तो इस दफ़ा ये है कि एवरीथिंग दैट द पाकिस्तान गवर्नमेंट इज सेइंग उसके ऊपर मोहर लगी हुई है आसिम मुनीर साहब की। तो आई थिंक दिस इज़ अ बेटर कॉम्बिनेशन टू बिल्ड ट्रस्ट। एंड जो बात होगी वो पक्की बात हो रही है, कच्ची बात नहीं हो रही। So I think this is a good strategy of this hybrid regime. इस मुलाकात में जेडी वैंस थे हस्बे मामूल, वो होते हैं मुलाकातों में साथ, मार्को रूबियो थे उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, बट हमारी तरफ से फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म पाकिस्तानी थे। इसहाक डार साहब साथ साथ रहे, बल्कि मार्को रूबियो से वक्तन फ़वक्तन फ़ोन पे राब्ते में रहे दोहा समिट से भी पहले, बट मुलाकात में उनका ना होना किस बात का मज़हर है? मैंने अभी आपसे कहा कि ये सिर्फ आसिम मुनीर साहब का होना प्राइम मिनिस्टर के साथ बहुत बड़ी बात है। अयूब खान साहब इससे पहले हेड ऑफ स्टेट के तौर पर जब गए थे तो उनका शानदार वेलकम किया गया था। अब की बार ये जो विजिट है ये माजी से कितना मुख्तलिफ फर्क है ना यार, क्या? वो स्टेट विजिट थी, दिस इज नॉट अ स्टेट विजिट, दिस इज अ विजिट टू द यूनाइटेड नेशंस। ऑन द साइडलाइंस, ये साइडलाइंस के ऊपर मुलाकातें हो रही है, दिस इज नॉट अ स्टेट विजिट। ओके, ठीक। और इमरान खान साहब जब 2019 में यूं ही सेशन में गए थे, वो भी मुलाकात स्टेट हुई विजिट थी, नहीं थी, वो भी इसी सेशन पे गए थे और मुलाकात हुई। वो जब वापस आए उनसे पूछा गया, सवाल किया गया आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो उन्होंने कहा ऐसा लगा जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे उनके हमरा। अब जब ये वापस आएंगे, इंटरेस्टिंग थिंग इज़ के सऊदी पैक्ट हो गया सऊदीया के साथ, तो कैबिनेट और पार्लियामेंट पे एतराज़ आया कि उनको एतमाद में नहीं लिया गया। अब खबर आ रही है 29 सितंबर को पार्लियामेंट सेशन होने जा रहा है, क्या उसमें ये जो वहाँ मीटिंग्स हुई हैं या बातचीत हुई है इनको भी रखा जाएगा सामने, और वापसी पे क्या बताएंगे? ये हो सकता है कि कोई स्पेशल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, डिफेंस कैबिनेट कमेटी ऑफ द कैबिनेट और इस किस्म की चीज़, वहाँ कुछ और थोड़े बहुत डिटेल्स दे दिए जाएँ, मगर ना सऊदी अरेबिया ना पाकिस्तान ये नहीं दिखाना चाहेगा कि एग्जैक्ट डिटेल्स क्या हैं इस एग्रीमेंट के। इसका फ़ायदा ही इस एग्रीमेंट का इसमें है कि ज़्यादा डिटेल ना दी जाए। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इसकी जो स्मॉल प्रिंट है, जो डिटेल्स हैं वो नहीं दिए जाएंगे। दैट विल रिमेन विद इन द कॉफर्स ऑफ द टॉप एशेलॉन्स। देखिए, बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं सुन रहा था अभी कि डेमोक्रेसी का डेफिनेशन कोई साहब दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट कि किसी की 51% वोटिंग है और वो पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी है, और इट इज़ नॉट इवन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। वो कहता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी हों, मेजॉरिटी भी हो पार्लियामेंट में, दैट्स नॉट इनफ फॉर डेमोक्रेसी। अब फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही थी ना, तो वो ये कह रहे थे कि डेमोक्रेसी इज़ रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल ऑफ लॉ। अगर आप ये सारी चीज़ें करके पार्लियामेंट में मेजॉरिटी ले भी लेते हैं और आपकी इलेक्शंस भी फेयर हो जाते हैं जी, तो दैट डजंट मीन यू आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। वो डेमोक्रेसी अब उस वक्त उनको कहेंगे जब वहाँ रूल ऑफ लॉ लगेगा। जब रूल ऑफ लॉ साबटाज हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन साबटाज हो जाती है, तो देन इट्स डेमोक्रेसी। इसी पे ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि मैं दावा नहीं करता कि पाकिस्तान में बेहतरीन जमहूरियत है, लेकिन हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ख्वाजा साहब ने बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी बात की है, आई मस्ट कन्फेस। उन्होंने कहा जी ये है हकीकत हमारी, यही स्टेबिलिटी ला रही है, यही स्टेबिलिटी लाएगी, और आप देखिएगा कि ये एक हकीकत की रिफ्लेक्शन है, इसलिए वी हैव टू अकोमोडेट इट। ये उन्होंने बात की, उन्होंने बेसिकली रियलिज्म की बात की है, कोई फूफा नहीं की, इधर उधर की करने की बात नहीं की, इसीलिए आगे से वो बंदा चुप हो गया। उसने कह रहा था फिर और हम क्या कह सकते हैं। रियलिज्म, ये बड़ा अच्छा लफ्ज़ है इस सारे सिस्टम के लिए। इसे रियलिज्म कहते हैं कि दिस इज़ द न्यू थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, स्ट्रक्चरल रियलिज्म। सो दिस इज़ न्यू थ्योरी, और क्या इस मॉडल थ्योरी तो पुरानी है, इम्प्लीमेंटेशन अब उसकी एक्नॉलेजमेंट इस सिस्टम की सूरत में हुई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ के पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा आपके सामने है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एजिटेशन भी आपके सामने है, ऐसे में ये दौरा अमेरिका, इसके साथ बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज मुंसलिक थी। अब इस दौरे के पाकिस्तानी सियासत पे क्या असरात होंगे? पाकिस्तानी सियासत पे इसके कोई ख़ास असरात नहीं होंगे, सिर्फ ये कि यहाँ PTI वाले जो हैं वो एक कंस्पिरेसी थ्योरी चला रहे थे। वो ये कह रहे थे कि जी डिफरेंसेस हो गए हैं हाइब्रिड रेजिम के अंदर, दोनों पार्टनर्स के अंदर, और वो एक एक्सप्लेनेशन ये दे रहे हैं कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को कह रहा है कि सियासी तौर पे आप
कामयाब नहीं रहे इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम करने में, तो हमारा क्या फ़ायदा हुआ आपके साथ। ठीक, ये एक इल्ज़ाम लग रहा है और इसकी वजह से ये अब अफवाहें शुरू हो गई हैं कि पता नहीं नवंबर में क्या होने जा रहा है, पता नहीं शायद कोई नया प्राइम मिनिस्टर ना आ जाए, जिसके अंदर फिर ये भी बात शुरू हो गई है कि जी जब ये बनी थी हुकूमत तो उस वक़्त इन्होंने पार्टनर्स ने आपस के अंदर ये फैसला किया था कि पहले 2.5 साल शहबाज साहब रहेंगे, फिर बिलावल भुट्टो आ जाएगा जी। कोई इस किस्म की बातें भी शुरू हो गई। तो मैं ये समझता हूँ फारग हो गई सारी बातें। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि ही कैन डील विद डोमेस्टिक एंड फॉरेन इश्यूज़, और ये जो उन्होंने, मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त रियलिस्ट कदम उठाया कि जनरल साहब को साथ साथ लेके जा रहे हैं और जो बात होती है उस पर दोनों इत्तेफाक करते हैं, इसके साथ बहुत मैसिव ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं कि व्हाट वी से वी मीन विल इम्प्लीमेंट। आई थिंक शहबाज शरीफ विल कम बैक फीलिंग वेरी स्ट्रेंथन्ड, जैसे कि जनरल साहब फील्स वेरी स्ट्रेंथन्ड आफ्टर द वॉर। I think Shahbaz Shah will feel very strengthened after this visit. The American president has hosted him. And you can see, देख आपको नज़र आ रहा है कि बड़ी बानोमी है, बड़ी गपशप है, बड़ी हा हू है, हैंडशेक है, वो सारा कुछ है, वो खैर आपके लिए है वो सारा। और हमारी मीडिया टीम साथ गई हुई है, आपको ये सब कुछ जो दिखाया जा रहा है हमारी मीडिया टीम दिखा रही है कि जी वो मोटरकेड भी आई है और ये भी है और वो भी है, जहाज़ से उतरे। ये प्रोटोकॉल सब प्राइम मिनिस्टर्स को मिलता है, उनको रिसीव किया जाता है, उनको मोटरकेड में लाया जाता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट ये जो हमारे यहाँ जो दिखाया जा रहा है ये दिस इज आवर मीडिया जो साथ गया वो दिखा रहा है। और वो इंडिया के लिए भी तो एक मैसेज दे रहा है ना, इंडिया वाले भी ऐसे करते, इंडिया वाले भी ऐसे करते हैं। हाँ। वो भी आप देखें ना, जब नरेंद्र मोदी इन लोगों से मिलता था तो कैसे हा जप्पी शप्पी, ये सब मीडिया के लिए है। हाँ। वो बेचारे बड़े परेशान हो जाते होंगे, नरखी हो गए जप्पियाँ पाते फिर हार्मोनल इम्बैलेंस। अच्छा, इंडिया कैसे देख रहा होगा इस मुलाकात को? इंडिया तो मैंने सुना है कि वो हर चीज़ को मैग्नीफाइंग करके देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी की बड़ी तनकीद हो रही है वहाँ, और यही दिखाया जा रहा है कि ये देखें पाकिस्तान को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है लाइक रॉयल्टी, और आपको तो बुलावा भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। आपके हर रोज़ एक दिन पाकिस्तान की तारीफ होती है, उसके एकदम बाद एक नया ऑर्डर आ जाता है डोनाल्ड ट्रंप का कि जी अब इंडिया के ऊपर और भी टैरिफ लग गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इंडिया में तो बड़ी अपसेट हुए हैं वो तो बहुत ज़्यादा। एंड आई थिंक द मोर योर सक्सेस इज़ एविडेंट, द मोर इंडिया इज़ गेटिंग अपसेट। और इंडिया का मीडिया ने तो जंग डिक्लेयर कर दी है ना डोनाल्ड ट्रंप, और नॉट जस्ट डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के ऊपर। उन्होंने कहा कि वी डिक्लेयर वॉर ऑन अमेरिका, और नरेंद्र मोदी चुप है, उनकी तरफ से अब कुछ हुआ भी नहीं हो रही। तो जाहिर है वो तो ये जब देखते हैं। और ये स्पीच के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बात की थी कि 4, रिमेंबर शुरू में जब उसने कहा था कि 4 एयरक्राफ्ट, बाद में वो 7 पे पहुंच गया, बढ़ाते बढ़ाते। हाँ, 7 पे पहुंच गया ना जी। हमने आज तक कभी नहीं कहा था 7, हम हमेशा पहले 4 कहे, फिर 5 कहे, फिर 6 पे आ गए। हाँ। हमने 7 नहीं कहा था, उससे भी 7 कहता है। इसे ब्रीफिंग भी दी तो गई वो नहीं, तो वो जाहिर है ना, अब डोनाल्ड ट्रंप 7 कह रहा है तो आप तो 7 ही कहना है। तो अब पता नहीं होंगे 7। आई थिंक मे बी नाउ दैट्स आवर पोजीशन बिकॉज वी नाउ हैव एविडेंस। पहले उस वक्त एविडेंस नहीं थी सैटेलाइट की, अब मिल गई है इनको। सो आई थिंक दिस इज द सिचुएशन। डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी लंबी चौड़ी तारीफ की, और एक दफ़ा नहीं, ठीक ठाक तारीफ की है। एंड आई थिंक इन्हें समझ आ गई है साइकोलॉजिकली कि डोनाल्ड ट्रंप बड़े पसंद करता है जब तारीफ करें उसकी आप। तो दे आर डूइंग अ गुड जॉब। और ये सक्सेसफुल विजिट कहा जा सकता है अभी तक। इसकी डिटेल्स तो आएंगी, वेरी सक्सेसफुल। डिटेल्स इनकी प्रेस ब्रीफिंग में सामने आनी चाहिए, प्रेस को बताना चाहिए, पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहिए। वो आके जब प्रेस मिलेंगे यहाँ यही बातें करेंगे, मैंने ये कहा, मैंने ये कहा, मैंने ये। इससे ज़्यादा जो अंदर की बात है ना, जो कि दोनों ने उनके साथ बात की, और उधर भी 2 लोग थे, रूबियो एंड वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, 2+1 उनके 2 थे, ये इधर से 2 थे, और एक प्रेसिडेंट ट्रंप। सो आई थिंक दिस वाज अ वेरी सीरियस मीटिंग। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी डिस्कस हुई होंगी जो कि हो, जिसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। क्लोज डोर। उससे पहले वो सहाफ़ियों से बात करते रहे, लेकिन जब मुलाकात हुई 1 घंटा 20 मिनट क्लोज डोर हुई, और अभी तक उसकी डिटेल्स नहीं आ सकी सामने। लेकिन चले पार्लियामेंट सेशन से उसके बारे में मैंने कुछ कल के प्रोग्राम में जो आपने प्रेडिक्ट किया, हाँ, हम उसी पे कनात कर लेते हैं और देखते हैं कि वापसी पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान क्या गुफ्तगू करते हैं, या पार्लियामेंट सेशन में क्या इसकी तफसीलात सामने आती हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जानना चाहेगी, पाकिस्तान की डिटेल्स जानना चाहेगी। हमने जैसे कि तस्करा किया कि भारतीय मीडिया इसको कैसे पोर्ट्रे कर रहा है, तो भारत की कुछ अपनी मुश्किलात भी हैं जिनका आगाज़ हो चुका है। चिंगारी आग में बदल सकती है या नहीं, ब्रेक के बाद आके बात करते हैं।
शो में साथ देने का शुक्रिया। सिट साहब, भारत में परेशानी सोशल मीडिया की हद तक तो हमने बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व की। अब बीजेपी सरकार को इससे कितना फ़िक्र लाहक हो रहा है, इसका तो आप हमें बताएंगे कि लद्दाख में जेनजी के जो प्रोटेस्ट शुरू हैं, जिसमें 4 हलाकतें अभी तक रिपोर्ट हुई हैं और कुछ फ़ौज भी वहाँ तैनात कर दी गई है, उनके भी अहलकार ज़ख्मी हुए हैं। ये लद्दाख का मसला है क्या, उसमें क्या हो रहा है और हालात इस नहज तक कैसे पहुँचे, और ये हमारे लिए इतना अहम क्यों है, ख़ित्ते के लिए इतना अहम क्यों है, चाइना के लिए इतना अहम क्यों है? देखिए, लद्दाख पहले तो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा था। वही स्टेटस था जो कश्मीर का स्टेटस। जब 370 को उन्होंने ख़त्म किया तो उन्होंने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया। लेकिन लद्दाख का शुरू में ये ख्याल था लोगों का कि यूनियन टेरिटरी से हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, बिकॉज विल कम डायरेक्टली अंडर न्यू दिल्ली, और यहाँ पैसे वैसे इन्वेस्ट होंगे, सब कुछ डेवलपमेंट होगी, जो कि वादा किया था उस वक्त कि यूनियन टेरिटरी इसलिए बनाया, आपको स्टेटहुड नहीं दी, आपको अलग ऑटोनमस रीजन की स्टेटहुड नहीं दी। तो मगर वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुई। अब उनको तो कुछ भी नहीं मिला, और जो थोड़ी बहुत लोकल गवर्नमेंट का उनका हक थे वो भी छीन लिए गए बाय गिविंग इट यूनियन टेरिटरी स्टेटस। तो अब आई थिंक ये प्रोटेस्ट चल रही है उस वक्त से कि आपने जो वादा किया था वो दे, नहीं तो वी वांट आवर स्टेटस बैक। कश्मीर में भी ये चीज़ चल रही है ना, वी वांट आवर स्टेटस बैक। तो अब इसके ऊपर अब वो हंगर स्ट्राइक्स भी होनी शुरू हो गई हैं, और 5 साल में तो पता है आपको, एक वो जेन-ज़ी सारी दुनिया देख रही है जेन-ज़ी क्या कर रही है। तो इसे अंग्रेज़ी में कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। एक जगह पे कुछ चीज़ होती है, दूसरी जगह पे वो लोग देख लेते हैं और फिर तैयारी वहाँ भी हो जाती है इस चीज़ करने की। जितनी कोई चीज़ कहीं कामयाब होती है वो फिर और लोग भी उसको देख लेते हैं। पुराने ज़माने में तो पता ही नहीं चलता था दुनिया में क्या हो रहा है। अब तो 1 सेकंड के अंदर पता चल जाता है कि इटली के अंदर राइट्स हो रहे हैं ऑन द क्वेश्चन ऑफ रिकग्निशन ऑफ पैलेस्टाइन, बिकॉज इटली अभी कर नहीं रहा है, उसकी प्राइम मिनिस्टर इज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। फ्रांस के अंदर जब डेमोन्स्ट्रेशन, ब्रिटेन के अंदर इसीलिए अंडर पब्लिक प्रेशर उन्होंने पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज किया। ऑल ओवर ये हो रही है ये बात। तो अब इंटरनेट ने दुनिया ऐसी इतनी सी कर दी है। आई थिंक इन्होंने भी ये देखा है कि प्रोटेस्ट्स बांग्लादेश में हो गए, जी, नेपाल में हो गए, तो बेरोजगारी है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, स्टेटस ले लिया गया है, सब नेशनलिज्म है जी। और सो आई थिंक ये इस किस्म की स्पॉन्टेनियस चीज़ थी। इसका जो लीडर था वो बड़ा गांधीइस्ट, ही इज़ अ पीसनिक, सोनम वांगचुक जी, वांगचुक। वो जो है वो उनकी तरफ से कुछ 1-2 बयान ऐसे आए जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब कि वो समझते हैं कि ही हैज़ प्रोवोक्ड दिस वायलेंस। वो ही इज़ सेइंग कि मैंने नहीं प्रोवोक किया वायलेंस, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ पीसफुल प्रोटेस्ट जी। मगर अब वहाँ सिचुएशन हो गई है जहाँ पुलिस को कॉल करना पड़ा। पुलिस इज आंसरिंग टू न्यू दिल्ली, नॉट टू द लोकल। यही इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम कि वो यूनियन टेरिटरी में। सो आई थिंक ये डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं। न्यू दिल्ली को अब इनसे बात करनी पड़ेगी कि जो वादा इनसे किया था या तो उसको पूरा किया जाए, या ये है कि कुछ 370 के जो इश्यूज़ हैं, जो कश्मीर में भी इशू बना हुआ है, यहाँ भी बना हुआ है, ये एरिया बड़ा सेंसिटिव है। ये चाइना के साथ है और चाइना इसके जो ऊपर वाला एरिया है उसको क्लेम भी करता है, अरुणाचल प्रदेश। तो मैं समझता हूँ कि किसी न किसी स्टेज पे इंडिया को कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ जो ख़तरा है कि चाइना कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस, बट मेरा नहीं ख्याल चाइना विल टेक एडवांटेज। बट इल्ज़ाम तो लगेगा, अभी भी लग रहा है आशा कि जी चाइनीज़ इसके पीछे है। शुक्र ये नहीं कह रहे पाकिस्तान पीछे है, मगर चाइनीज़ का तो नाम आना शुरू हो गया, हालांकि दैट्स नॉट ट्रू। डॉक्टर यूनुस की तस्वीर के साथ वांगचुक की तस्वीर लगा के तो नेशनलिस्ट लगे हुए हैं सोशल मीडिया। सो आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? मोदी सरकार को क्या आर है कि वो 2019 से मोदी सरकार को ये है कि हमने जो फैसले किए हैं रिवर्स नहीं करने हमने। अब कर दिया ना कि यूनियन टेरिटरी बना दिया, अब इसको वापस नहीं करेंगे। वी विल नॉट गिव देम एनी मोर फ्रीडम। यही कश्मीर का भी तो यही है ना, उमर अब्दुल्ला और वो यही कह रहे हैं ना जी हमारा स्टेटहुड वापस करें, हमें जी नहीं देंगे। तो इसकी वजह क्या वहाँ की आबादी है जिसमें अक्सरियत ज़ाहिर है बुद्ध मत की है, मुसलमानों की है, बाकी स्टेट जैसा दर्जा इनको देने में
भारतीय सरकार को खतरा है कोई? नहीं, कोई खतरा नहीं है, मगर एक प्रिंसिपल्ड पोजीशन है उनकी हिंदुत्व की जी। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ एट स्टेक है। ये जो सारा कुछ हुआ है कि जी नेशनैलिटीज़ के ऊपर और आइडेंटिटी के ऊपर और जो स्पेशल कानून पास किए गए हैं ऑन पीपल कमिंग इनटू इंडिया एंड सो ऑन सो फोर्थ, दिस इज पार्ट ऑफ द हिंदुत्व एजेंडा। तो ये बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड हिंदुत्व एजेंडा से पीछे नहीं हटेगा नरेंद्र मोदी। अच्छा, आपके ख्याल में ताकत के जरिए ही दबाया जाएगा और या कोई रास्ता मुज़ाकरात? नहीं है इनके पास। और क्या इसमें स्नोबॉल इफेक्ट हो सकता है इंडिया के अंदर, जैसे उत्तराखंड में भी मुजाहरे हुए, प्रोटेस्ट हुए? इंडिया के अंदर ब्रॉड कंसेंसस है कि कश्मीर हमने नहीं देना पाकिस्तान को और हमने कश्मीर को आज़ाद भी नहीं होने देना। ये इंडिया के अंदर एक कंसेंसस है, ये कंसेंसस उन्होंने बनाया हुआ है। जैसे हमारे यहाँ एक कंसेंसस है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ठीक। सो ये कश्मीर के अंदर जब ये सब कुछ करते हैं, तशद्दुद करते हैं, फ़ौजें भेज दी हैं, बहुत कम रेजिस्टेंस है फ्रॉम इंडियन मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ और मीडिया। सब ने ओके कर दिया इस चीज़ को और सब ये यकीन करते हैं कि ये सारा कुछ जो हो रहा है ये पाकिस्तान करवा रहा है। कोई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है वहाँ कि कश्मीरी खुद आज़ादी चाहते हैं। तो और क्योंकि वो नई जनरेशन है वहाँ भी तो यही चीज़ है, देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है, पीपल वांट देयर राइट्स। तो आई थिंक लद्दाख आप एक कोई प्रोग्राम करना चाहें तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो उनकी स्टेट्स हैं वहाँ जो सूरत हाल है वो अगर आप उनको देखें तो यू विल बी सरप्राइज्ड, यू हैव नो आइडिया कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया की उनके वहाँ क्या हालात हैं। वहाँ तो लिटरली एक किस्म के मार्शल लॉ लगे हुए हैं, आर्मी रूल है वहाँ, तो इतनी इंसर्जेंसी है वहाँ और काफ़ी वायलेंस है। दे आर नॉट देयर इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन देयर इन द नॉर्थ ईस्ट। बाय फोर्स उनको रखा हुआ है सबको। छोटी छोटी नागालैंड है, मिजोलैंड है, वहाँ सब जगह पे सब नेशनलिज्म्स हैं और वहाँ कोई फॉरेन हैंड नहीं है। लेकिन यहाँ पर फॉरेन हैंड जो तलाश करने की कोशिश की जा रही है, फिर इसे टैरिफ वॉर के साथ मिलाया जा रहा है, फिर इसे चाइना के साथ मिला के देखा जा रहा है, किसी स्टेज पे ये बात आगे रिजीम चेंज तक जा सकती है? कहाँ रिजीम चेंज इंडिया में नहीं, कोई नहीं जा सकता। नरेंद्र मोदी की हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, कोई थ्रेट नहीं बन सकते और ना ही आपने कहा कि उनके मुतालिबात माने जाएंगे, जो यहाँ मुलाजमतों का हसूल, वही मामला जो बांग्लादेश में। छोटी मोटी बातें मान सकते हैं, छोटी मोटी वहाँ कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अच्छा जी ये दे देते हैं, ये दे देते हैं, ये चीज़ें नेगोशिएशन में होती हैं। मगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है ना, उनका मौक़िफ़ ये है कि हम कोई हमें कोई धमकी देगा या कोई इसके नहीं बात मानेंगे। अच्छा। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के दौरान इतना ज़्यादतियाँ हुई हैं इंडिया के अंदर, इतनी लोगों को कुचला गया है, इतनी मीडिया के ऊपर क्लैम्प डाउन है, इतनी रेजिस्टेंस कोई भी करता है किसी चीज़ के ऊपर तो अटैक आती है फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट, जो बिल्कुल गिर गई है वहाँ। तो इस किस्म की सिचुएशन हुई हुई है। ये लद्दाख में जो हो रहा है इवेंचुअली इसके फोर्स के ज़रिए इसको क्रश किया जाएगा। दूसरी तरफ जो अमेरिकी इंतज़ामिया की तरफ से मज़ीद ड्यूटीज़ आयद की जा रही हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और इसके अलावा श्रिम्प टैरिफ एक्ट आ गया है, इससे किस हद तक हिट हो सकती है? बहुत बड़ी हिट है, मगर थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी हुई हुई है। एक तरफ हमें ये कहा जा रहा है कि बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे, तो ये बहुत बड़ी हिट है श्रिम्प्स की और फार्मास्यूटिकल्स। अच्छा, श्रिम्प्स की तो हिट है जी, बिकॉज इंडिया की जो श्रिम्प इंडस्ट्री है वो अमेरिकन मार्केट को काफ़ी हद तक अप टू 30% और 40% ऑफ द अमेरिकन मार्केट वो इंडिया सप्लाई करता है श्रिम्प्स। सो उसमें तो जान है। बाकी जहाँ तक फार्मास्यूटिकल्स का है, ऊपर से तो ऐसे लगता है कि इंडिया इज सप्लाइंग अगेन 30 to 40% ऑफ द अमेरिकन मार्केट फॉर फार्मास्यूटिकल्स। मगर उसमें एक छोटी और वो हिट होगी, ठीक है। अच्छा। अगर उसके ऊपर टैरिफ्स लग गए तो हिट होगी, तो इसका मतलब बहुत बड़ी हिट हो सकती है। पहले उन्होंने बाकी चीज़ों के ऊपर हिट मारी है, अब फार्मास्यूटिकल्स और श्रिम्प्स के ऊपर भी हिट मार गई, तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं टू द यूनाइटेड स्टेट्स वो तो आधे हो जाएंगे अगर ये सारी चीज़ें हुई तो। मगर मैं समझता हूँ ये फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये है कि इंडिया ज़्यादातर जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स बनाता है, मेडिसिन करता है, ब्रांड नेम्स वहाँ इतने नहीं हैं। वहाँ जेनेरिक नाम जो केमिकल फार्मूलाज हैं उनके नाम के ऊपर चीज़ें बिकती हैं, इसीलिए वो सस्ती हैं इंडिया के अंदर मेडिसिन, द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड, अमंग्स्ट द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड, बिकॉज वहाँ जो फॉरेन कंपनीज हैं जो पाकिस्तान जो बनाते हैं यहाँ अंडर कॉपीराइट लेके बनाते हैं,
राइट्स लेके, तो वो ब्रांड नेम पे बिकती है। मगर इंडिया के अंदर कोई ब्रांड नेम के ऊपर बेशतर अच्छी मेडिसिन ब्रांड नेम में नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी यहाँ आप ख़रीदना चाहते हैं कोई हार्ट मेडिसिन विद अ ब्रांड नेम से, तो वो इंडिया में उस ब्रांड नेम में नहीं मिलेगी, उसका जो अंदर केमिकल है उसके नाम पे मिलेगी। राइट। तो ब्रांड नेम के ऊपर जो पैसे बनते हैं मल्टीनेशनल्स के, वो इंडिया के अंदर नहीं बनाने देते। दैट इज़ व्हाई इंडियन मेडिसिन आर चीप। अभी क्लियर नहीं है कि ये जो टैरिफ लग रहा है ये ब्रांड नेम्स के ऊपर लग रहा है या जेनेरिक मेडिसिन के ऊपर भी लगेगा। अगर तो ये सिर्फ ब्रांड नेम्स के ऊपर है तो फिर तो इंडिया विल नॉट बी टू इफेक्टेड। अच्छा। क्योंकि इंडिया ज़्यादातर जेनेरिक नेम्स के ऊपर करता है। अगर जेनेरिक वाली भी आ जाती है उसके अंदर तो फिर इंडिया को फ़र्क पड़ सकता है। ये फेंटेनाइल इशू क्या है सेठ साहब? फेंटेनाइल इशू, दिस इज़ a drug that is 100 times more powerful than, say, the paracetamol, or and even as powerful as morphine. Morphine is a banned drug. It's a painkiller, but it is also a drug with its banned. तो फेंटेनल जो है उसकी बड़ी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। पहले ये ऑफ द शेल्फ मिल जाता था, अच्छा, इन द फॉर्म ऑफ वेरियस अदर ब्रांड नेम टैबलेट्स, कि उसके अंदर वो भी है और फेंटेनल भी है। बट एक्चुअली वो करप्ट होना शुरू हो गया था, फेंटेनल ज़्यादा एडिक्शन हो रही थी और जेन जी वाले लोग इसको ले रहे थे, कंज्यूम ज़्यादा कर रहे थे। डेथ 70,000 के करीब एक रिपोर्ट के मुताबिक। तो मतलब है कि सो इट बिकेम अ ड्रग। दैट इज़ व्हेन अटेंशन इसके ऊपर आया कि यार ये क्या है, ये तो मॉर्फिन से भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है और इसको लिया जा रहा है एज अ ड्रग, हेलुसिनेटरी ड्रग और एज अ पेन किलर और तो इसलिए इसके ऊपर इतना इशू बन गया है। और इसमें भी ये फॉल्स, ये मतलब है कि गलत फॉर्मूले लगा के ऊपर कुछ लिखा होता है, अंदर फेंटेनल होती है। ये कनाडा से भी स्मगल हो रही थी, मेक्सिको से भी हो रही है और जगह से भी आ रही है, इंडिया से भी कहा जा रहा है, कुछ ताजरों पे बाकायदा। इसलिए दिस हैज बीन अ बिग थिंग विद द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे मेडिसिन लेवल्स के हैं ऊपर जिस पे बड़ी टफ लाइंस हैं इन अमेरिका एंड इन हाँ। और ये जो नए टैरिफ्स लग रहे हैं इनका निफाज 1 अक्टूबर से होने जा रहा है। अगरचे जयशंकर साहब साइड लाइन्स पे UNGA सेशन के साइड लाइन्स पे मुलाकातें कर रहे हैं, मार्को रूबियो से उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। और इसके अलावा जो डेजिग्नेटेड एम्बेसडर टू इंडिया हैं सरगई गोर, उनसे भी वो मिले हैं। लेकिन इंडिया की मुश्किलें आसान होती दिखाई नहीं दे रही, जिसका अंदाज़ा इन खबरों से आप लगा सकते हैं। अभी मुश्किलात बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जान के डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, एक तरफ इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को मौलिक ऑर्डर कर रहा है, जफ्फियाँ डाल रहा है और स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है, ताकि इंडिया को ये ऊपर प्रेशर पड़े कि तुम्हारे दुश्मन के साथ मैं बैठा हुआ हूँ तो सीधे हो जाओ, नहीं तो इसमें और जाऊँगा इधर। हाँ ठीक है, लेकिन उसके रद्द-ए-अमल में भारत की तरफ से हमने कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देखा, बल्कि वो सिर्फ जवाब में ये कहते हैं कि अभी हम जायज़ा ले रहे हैं। तो कहाँ तक जायज़ा लेते हैं और क्या रद्द-ए-अमल देते हैं, वक्त बताएगा। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। फिर वही लंबी फहरिस्त और इसमें वक्त की कमी के बायस हम इंतखाब कर रहे हैं कराची से शहरियार कांजू का। ये बताएं, अभी रिसेंटली पाकिस्तान अमेरिका के टाइज इम्प्रूव हुए हैं, इज़ इट पॉसिबल कि पाकिस्तान अमेरिका से कोई एग्जाम्पशन ले ऑन द ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन? देखिए, दिल तो करता है हमें एग्जाम्पशन मिल जाए, और स्पेशली क्योंकि ईरान ने हमारे ऊपर अब केस कर दिया है कि आप अपने एग्रीमेंट को पूरा करें, नहीं तो विल सू यू। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि अमेरिका तो इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि आप जो ईरान से ऑयल ले रहे हैं वो भी बंद करें, और चाबहार कोर जो पोर्ट है उसके ऊपर भी प्रेशर डाल रहे हैं कि वो अब मत उसको इस्तेमाल करें और उसको नहीं हम करने देंगे। तो एक तरफ तो इंडिया के तल्लुकात ईरान के साथ टेंस होते हो रहे हैं बिकॉज ऑफ अमेरिका, दूसरी तरफ अमेरिका इज़ पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन इंडिया। इस सूरत हाल में आपके लिए वो ये ऑयल पाइपलाइन ईरान से आने दे, ये तो मुमकिन ही नहीं है अलबत्ता। और आप अगर इस वक्त ये बात करेंगे भी तो आपको स्नब किया जाएगा, आपको पूरा लेक्चर मिलेगा कि कमाल है, हम तो ये कर रहे हैं और आप ये माली पैदा नहीं होता। बट आई थिंक ये इंटरेस्टिंग कि आपने ये सवाल किया है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को, अब मैं छोटी सी अपनी एडवाइस दे देता हूँ कि ये इशू को रेज़ करना चाहिए। आगे से आपको स्नब होगा, मगर दैट इज़ द टाइम कि आपको ये कहना चाहिए कि ओके, हमें समझ आ रही है कि आप इस वक्त ये नहीं इजाज़त दे सकते, मगर हम आपके साथ खड़े हैं ऑन ऑल दी अदर इश्यूज़। वी आर इवन नॉमिनेटिंग यू फॉर द नोबेल प्राइज़। हम ये कर रहे हैं आपके लिए, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। आपके कहने के ऊपर हमने
बहरहाल मैं और नहीं कुछ कहता। तो ये कहना चाहिए कि जब पैलेस्टाइन के अंदर मामला तय हो जाएगा, ईरान के साथ कोई समझौता हो जाएगा ऑन द न्यूक्लियर इशू, कोई नई डील हो जाएगी, तो फिर इफ़ यू डोंट माइंड गिव अस दिस कमिटमेंट कि उस वक्त आप ये जो वेवर है वो हमें मिल जाएगा। जैसे पहले आपने इंडिया को ये वेवर दिया हुआ था, इंडिया कुड इम्पोर्ट ऑयल फ्रॉम ईरान, जैसे चाइना वाज इम्पोर्टिंग ऑयल फ्रॉम ईरान। अब आपने हमारे ऊपर रोक दिया, मगर इंडिया को आपने नहीं रोका था। तो क्या पॉसिबल है कि वी हैव नाउ सपोर्टेड यू इन एवरीथिंग एंड वी विल कंटिन्यू टू सपोर्ट यू। तो व्हेन द टाइम इज़ राइप, तो उस वक्त कैन यू देन अलाउ अस टू बिल्ड दिस पाइपलाइन बिकॉज इट इज़ critical for us. I think now is the time to extract a commitment from America for when this waiver can be given, rather than leaving this issue as it is. अभी आप रेज़ करें, आपको वो आगे से स्नब करेंगे, आपको लेक्चर मिलेगा, आप सुन के कहें बिल्कुल ठीक है, हम आपकी बात समझ रहे हैं, मगर गोइंग फॉरवर्ड इन हालात के अंदर will you consider giving us a waiver at that time because it's so critical for our existence, cheap oil and so on. तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू पुट दिस ऑन रिकॉर्ड और फिर उसके ऊपर कोई कमिटमेंट ले लें आपसे फॉर द फ्यूचर। शहरियार कांजू साहब, बहुत शुक्रिया, आपके सवाल के जवाब में ये तजवीज़ सामने आई जो पाकिस्तान के काम आ सकती है। इसके अलावा रिजवान फैसलाबाद से, शौकत नज़ीर अमरीका से, शाहिद रशीद इस्लामाबाद से, नदीम हुंजाई हुंजा से, उसामा रावलपिंडी से, इशफाक भुट्टा मुल्तान से, आमिर न्यूयॉर्क से, राजा खिज़र कतर से, अहमर स्पेन से और शर इकबाल लाहौर से। अक्सरियत सवाल ऐसे हैं जो सऊदीया पाकिस्तान पैक्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि इकॉनमी पे पाकिस्तान की क्या असरात होंगे। इसके तो जाहिर है वक्त की कमी के बायस हम जवाब कल कर लेंगे यार ये सब। हाँ, कल और कुछ ना करना ना, सारे सवाल और भी बहुत से सवाल हैं, बहुत से नाम हैं जो हम वक्त की कमी के बायस कासिर हैं शामिल नहीं कर पाए, लेकिन आइंदा प्रोग्रामों पर उठा के रखेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।